नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यदि यूं ही हम देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी महज एक युद्ध मात्र ही था, परंतु यदि हम इसकी गहराइयों में झांक कर और इतिहास को टटोलने की कोशिश करें तब हमें समझ में आएगा कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत को लगभग 200 से अधिक वर्षों तक मुगलों की गुलामी में रहने के लिए विवश कर दिया था और भारत में मुगलों का किला जो है वो बुलंद कर दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत की राजनीतिक अपने इसी भारत पर विजय प्राप्ति के ख्वाहिश को लेकर बाबर जो है वो भारत की ओर अग्रसर हो जाता है और 1519 ईस्वी में उसका पहला आक्रमण जो होता है वो यूसुफ जाई जाति के खिलाफ होता है। और यहाँ पर बाबर का जो स्वभाव देखने को मिलता है वो काफ़ी बर्बर, काफ़ी क्रूर रहता है, क्योंकि बाबर की सेना यहाँ के लोगों पर, यहाँ के यूसुफ जाई जाति पर बिल्कुल निर्मम होकर टूट पड़ती है और काफ़ी यहाँ पे वो हिंसात्मक कार्य करती है। तत्पश्चात उसका दूसरा अभियान जो है वो भारत की ओर 1519 ईस्वी में ही बाजौर यानी कि भेरा पर होता है और बाजौर का किला को जीतने के बाद वो यहाँ से अपना एक दूत मुल्ला मुर्शीद को इब्राहिम लोदी, जो जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वो दिल्ली का शासक है, और इसके पास वो अपना एक दूत को वो भेजता है इब्राहिम लोदी के पास, है ना। परंतु इब्राहिम लोदी का जो चाचा है दौलत खान लोदी, वो इसे गिरफ्तार करके रख लेता है। यानी मुल्ला मुर्शीद जो बाबर का मैसेंजर है, जो इब्राहिम लोदी को यह संदेश लेके जाता है कि बाबर का मानना है कि उसके पूर्वजों का भारत के जिन क्षेत्रों पर अधिकार था उन क्षेत्रों को वह बाबर को सौंप दे। इसी बात से खफा होकर दौलत खान लोदी यानी इब्राहिम लोदी के चाचा ने उसे बंदी बना लेता है। उसके बंदी बन जाने के बाद एक बार पुनः बाबर का कदम जो है वो पीछे लौट पड़ते हैं और वह पुनः काबुल लौट जाता है। लेकिन समय जो रहती है वो बदलता है और एक एक करके हालात जो है वो बाबर के पक्ष में आते चले जाते हैं और वो सारी परिस्थितियां जो कल तक इब्राहिम लोदी के पक्ष में रहती है वो सारी परिस्थितियां जो है वो समय के अनुसार बाबर के अनुकूल होते चला जाता है। इसी कड़ी में पहला नाम आता है दौलत खान लोदी, जो कल तक इब्राहिम लोदी का हितैषी था, अब वो इब्राहिम लोदी से उसकी दुश्मनी हो जाती है और वह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट करता है, यानी कि आमंत्रित करता है। इसी प्रकार से एक और शासक है जिसका नाम है मेवाड़ का शासक राणा सांगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे मेवाड़ का शासक कौन है, राणा सांगा, है ना। तो राणा सांगा जो है वो भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है और वो खुद भारत का दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहता है, और इसी वजह से राणा सांगा भी बाबर को इनवाइट करता है कि आप भारत पर आक्रमण करें, क्योंकि राणा सांगा का भी ऐसा ही सोच रहता है कि बाबर भारत तो आएगा और यहाँ पे लूट मार करेगा और यहाँ से वो वापस लौट जाएगा, तत्पश्चात वो दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा, है ना। यानी कि भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी राणा सांगा जो है वो बाबर को आमंत्रित करता है। इसीलिए मैं बोला था कि समय के अनुसार स्थितियां जो है वो परिस्थितियां जो है वो बदलेगी और वो सारी परिस्थितियां जो है वो बाबर के अनुकूल होते चली जाती है। अब इसी उद्देश्य की वजह से बाबर अपने छठे आक्रमण के दौरान वो पानीपत के मैदान में पहुंच जाता है और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को 12 अप्रैल, ध्यान रखेंगे आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों की सेना, इब्राहिम लोदी की भी सेना और आपकी
बाबर की सेना, दोनों की सेना जो है वो आमने सामने पहुंच जाती है, परंतु युद्ध का प्रारंभ जो है वो हो नहीं पाता है। दोनों इस बात का वेट करते हैं कि कौन युद्ध की शुरुआत करेगा। यानी बाबर के तरफ से ऐसा सोचा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी युद्ध की शुरुआत करे, और इब्राहिम लोदी चाहता है कि वो बाबर जो है वो युद्ध की शुरुआत करे, परंतु युद्ध की शुरुआत जो है वो किसी के तरफ से नहीं की जाती है। और ऐसा 19 अप्रैल तक बिल्कुल कंटिन्यू चलते जाता है। 20 अप्रैल 1526 की मध्य रात्रि को बाबर अपनी सेना को ऐसा आदेश देता है कि आप इब्राहिम लोदी की सेना पर जाकर अचानक धावा बोले, अचानक हमला करें और वापस आ जाएं। यानी परिस्थितियां इस कदर मजबूर कर देती है इब्राहिम लोदी को अगले दिन 21 अप्रैल को कि वो किसी भी हाल में अपनी साख को बचाने के लिए वो बाबर की सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़े। और बिल्कुल बाबर भी इसी चीज के इंतजार में लगा हुआ था। आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझिए। मान लीजिए कि ये आपकी बाबर की सेना है और इसकी अगली पंक्ति जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, यानी आगे की पंक्ति की जो सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, और इधर से इब्राहिम लोदी की सेना जो है वो टूट पड़ती है इनके ऊपर। लेकिन यहाँ की जो सेना रहती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। और बाबर जो है इतने दिनों तक जो भटकाव का जीवन जिया था, जो अलग अलग युद्ध लड़े थे, उसमें उसने युद्ध की एक अलग कौशल सीखा था जिसे तुलुगुमा पद्धति कहा जाता है। तुलुगुमा पद्धति, इसमें क्या होता है कि सारी सेना को एक बार ही लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतारा जाता है, बल्कि कुछ सेना को कोतल सेना के रूप में, यानी रिजर्व सेना के रूप में, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे मैंने लिखा हूं कोतल सेना, है ना। तो कोतल सेना के रूप में भी वो रिजर्व रखता है। और जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना आगे बढ़ के बाबर की सेना पर अटैक करती है, बाबर अपनी कोतल सेना को ऑर्डर देता है कि आप इसको चारों तरफ से घेरने का काम करिए। और दोनों साइड से बाबर की जो कोतल सेना रहती है वो इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लेते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि चारों तरफ से ये बीच में इब्राहिम लोदी की सेना है और चारों तरफ से बाबर की सेना जो रहती है वो उसे घेर लेती है। और बाबर जब भारत आया रहता है तो उस समय अपने साथ एक नया हथियार लेकर आता है जिसे तोप कहते हैं, जिसके बारे में भारत के लोग जो है अनभिज्ञ रहते हैं। और उसका प्रसिद्ध तोपची जिसका नाम है उस्ताद अली कुली, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। प्रमुख जो तोपची है उसका नाम क्या है, उस्ताद अली कुली। एवं प्रमुख बंदूकची मतलब बंदूक चलाने वालों का जो लीडर है वो कौन है, मुस्तफ़ा। इन सबों को आदेश दिया जाता है कि अब आप तोप चलाना प्रारंभ करें। यानी कि सामने से चारों तरफ से इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर तीर से अटैक हो रहा है, तलवार से अटैक हो रहा है ना, और ऊपर से उनके ऊपर गोले बरसने लगते हैं, जिसके वजह से इब्राहिम लोदी की सेना जो है वो पानीपत के प्रथम मैदान में कुछ ही घंटों में हार जाती है, पराजित हो जाती है। और इब्राहिम लोदी खुद इस युद्ध में युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। यहाँ पे समझने की एक बहुत बड़ी बात है कि मध्यकाल में इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध स्थल पे मारा जाता है। और साथ ही साथ इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से ग्वालियर का एक राजपूत शासक जिसका नाम विक्रमजीत है वह भी इसमें सम्मिलित रहता है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ग्वालियर का राजपूत शासक विक्रमजीत वह भी इस युद्ध में स्थल पे मारा जाता है ना। और बाबर को जो यह युद्ध एक विशाल युद्ध पहले लग रहा था वह कुछ ही घंटों में इस युद्ध को जीत जाता है अपनी नई युद्ध कौशल नीति के बल पे, अपने रणनीति के बल पे। और भारत में उसने मुगल वंश की एक मजबूत नींव स्थापित करने का वो काम करता है। इस युद्ध के बाद भारत में
मुगलों का जो मार्ग रहता है वो प्रशस्त हो जाता है। बाबर भारत में दिल्ली, आगरा पर अधिक अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। साथ ही साथ ग्वालियर का जिस राजपूत शासक विक्रमजीत को वह पराजित करके मार देता है, उसी के परिवार से बाबर को यहाँ पे कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है, जिसका वजन जो है वो 320 रत्ती था, है ना। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बाबर को किस युद्ध में कोहिनूर हीरे की प्राप्ति हुई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किससे प्राप्ति हुई थी? तो विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर को इतना अथाह संपत्ति हाथ लगती है कि वो दोनों हाथों से धन को अपने सैनिकों, अपने लोगों के बीच में लुटाता है। काबुल में धन को बांटता है और इसी वजह से बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। तो आई होप आपको पानीपत का मैदान का ये जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।